हेलो, हाय, राधे राधे। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट। कैसे हो आप सभी? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हमारी राजस्थान अध्ययन से संबंधित कक्षा 6 की जो क्लासेस चल रही हैं, आरबीएससी राजस्थान अध्ययन की क्लासेस की जो मॉक टेस्ट सीरीज है, वो आप सभी के लिए प्रातः 10 बजे उपलब्ध कराई जाती है प्रतिदिन। देखिए, आज का टॉपिक अध्याय 7 है, जल संसाधन एवं संरक्षण। यानी राजस्थान की अपवाह प्रणाली, बांध, झील, ये सभी यहाँ पर आ जाएंगे। राजस्थान की नदियाँ, इसमें बांध और झील, राजस्थान की अपवाह प्रणाली, ये सभी इसके अंतर्गत आने वाले हैं। इस टॉपिक के अंतर्गत बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसीलिए ये तो यहाँ पर सिलेक्टेड क्वेश्चन आप सभी के लिए जो किताब में दिए गए हैं कक्षा 6 की में राजस्थान अध्ययन में, वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आरपीएससी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आप सभी के लिए। तो देखिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पर बनता है, राजस्थान को 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा दो भागों में बांटती है। कितने भागों में बांटती है? दो भागों में बांटती है, जो जल विभाजक रेखा का काम करती है। तो जल विभाजक रेखा का कार्य कौन सी रेखा करती है? 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। साथ ही साथ राजस्थान की कौन सी भू आकृति है जो जल विभाजक का काम करती है? यानी अब भू आकृति का नाम बताना है उसका। अरावली पर्वतमाला है, हिमालय पर्वत है, बूंदी की पहाड़ी है, या मुकंदरा की पहाड़ियाँ है? तो जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसका आंसर, राइट आंसर क्या रहेगा? अरावली पर्वत श्रृंखला जल विभाजक का कार्य करती है, या हिमालय, या बूंदी की पहाड़ी, या मुकंदरा की पहाड़ियाँ राजस्थान में? तो देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर जो आपके लिए राइट आंसर रहेगा वो हो जाएगा अरावली की पहाड़ियाँ, यानी अरावली पर्वतमाला। पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट रहेगा। तो देखिए, इस प्रकार से अरावली पर्वतमाला राजस्थान को दो भागों में विभाजित करती है। ये इस प्रकार से मध्य में होकर के राजस्थान की अरावली पर्वतमाला दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर फैली हुई है। ये राजस्थान को दो भागों में बांटती है। आगे देखिए, राजस्थान में अपवाह तंत्र को कितने भागों में बांटा गया है? यानी अपवाह प्रणाली है जो राजस्थान की, उसको कितने भागों में बांटा गया है, ये बताना है यहाँ पर। 2, 3, 4 या 5? जल्दी से जल्दी कमेंट कर दीजिए, इसका राइट आंसर आप सभी को क्या होने वाला है। देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थी, आप सभी हमारे चैनल से लगातार जुड़े रहें और निःशुल्क टेस्ट सीरीज का लाभ उठाएं जो आपके लिए चलाई जा रही है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर रहेगा, राजस्थान के अपवाह तंत्र को कितने भागों में बांटा गया है? तो 3 भागों में बांटा गया है। दूसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट रहेगा। राजस्थान की अपवाह प्रणाली है, तंत्र को कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में बांटा गया है। तो देखिए, पहला बात करें तो अरब सागर, ये अरब सागर ही है अपवाह तंत्र। दूसरा, बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र। और तीसरा, आंतरिक अपवाह तंत्र, यही आंतरिक अपवाह प्रणाली। तो इस प्रकार से राजस्थान की जो अपवाह तंत्र है उसको 3 भागों में बांटा है। अरब सागरीय अपवाह तंत्र, बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र, और आंतरिक अपवाह तंत्र। यानी अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ, और राजस्थान के अंदर ही लुप्त होने वाली नदियाँ, राजस्थान के अंदर ही अंदर बहने वाली नदियाँ। निम्न में से कौन सा युग्म असुमेलित है? यानी असुमेलित युग्म की पहचान करनी है यहाँ पर। सुमेलित कौन सा नहीं है? बनास नदी का उपनाम, ये उपनाम दिए गए हैं एक तरफ। बनास नदी का उपनाम बन की आशा, या जिसको बर्डासा या वशिष्ठी, ये नदी भी कहा जाता है, इसको वशिष्ठी नदी भी कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। बाणगंगा, अर्जुन की गंगा, माही कांठल की गंगा, लूनी चमड़वती। तो यहाँ पर आप सभी को असुमेलित युग्म की पहचान करनी है, कौन सा यहाँ पर सुमेलित नहीं है। जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर राइट आंसर क्या रहेगा?
तो देखिए यहाँ पर जो राइट आंसर रहेगा, वन की आशा बनास नदी का नाम है, ये सही है। बाणगंगा अर्जुन की गंगा को कहा जाता है, बाणगंगा का उपनाम। कांठल की गंगा माही नदी कहलाती है। और लूनी नदी का नाम चरणवती, ये यहाँ पर गलत हो जाएगा आप सभी के लिए। चौथा वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट सही रहेगा, ये यहाँ पर चरणवती लूनीवती का उपनाम नहीं है। लूनी नदी के उपनाम चंबल नदी, जो चरणवती है वो किसका उपनाम है? चंबल। ये भी आपको ध्यान में रखना है, चंबल के उपनाम है चरणवती। कामधेनु, राजस्थान की कामधेनु। और नित्यवाही नदी, ये चंबल के उपनाम है, ना कि लूनी नदी के। चौथा वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के अपवाह तंत्र में 24% भाग बंगाल की खाड़ी के अपवाह का है। निम्न में से कौन सी नदी इस अपवाह तंत्र का हिस्सा नहीं है? यानी राजस्थान में बंगाली खाड़ी का अपवाह तंत्र कितना है? 24% है, ये आपको ध्यान में रखना है। कितना अपवाह तंत्र है? 24% बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र है। जो 24% नदी है वो बंगाल की खाड़ी में अपना जल ले जाती है राजस्थान की। तो यहाँ पर आप सभी को बताना है कि कौन सा इसमें शामिल नहीं है। तो बनास नदी, काली सिंध नदी, चंबल नदी या फिर सभी। तो इस अपवाह तंत्र का हिस्सा है। जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को आंसर भी पता चल रहा होगा इसका। तो बनास नदी, काली सिंध नदी और चंबल नदी, ये सभी बंगाल की खाड़ी में अपना जल लेके जाती हैं। ये सभी चंबल की सहायक नदियाँ हैं, चंबल में मिलकर के इनका जल बंगाल की खाड़ी में पहुंचता है, बनास और काली सिंध का। तो यहाँ पर उपयुक्त सभी ऑप्शन राइट हो जाएगा। यहाँ पर चौथा, उपयुक्त सभी नदियाँ बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र के अंतर्गत आती हैं। चंबल, बनास, काली सिंध ये तो है ही हैं, चंबल की सहायक नदियाँ हैं ये सभी। साथ ही साथ पार्वती और भी नदियाँ देखते हैं। पार्वती नदी, बनास है, काली सिंध हो गई, और कुराल, मेज, आहू, परवन, आलनिया, चाकन आदि नदियाँ चंबल की सहायक नदी के रूप में बंगाल की खाड़ी में अपना जल ले जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राजस्थान के अपवाह तंत्र का 16% भाग, कितना? 16% भाग अरब सागरीय अपवाह तंत्र का हिस्सा है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र 24% है, अरब सागरीय अपवाह तंत्र 16% है। तो निम्न से कौन सी नदियाँ इसके अंतर्गत नहीं आती हैं? यानी जो अरब सागर में अपना जल नहीं ले जाती हैं, या ले जाने वाली नदियाँ हैं, वो आपको पहचान करनी है कि कौन सी नदी ले जाती है, कौन सी नहीं ले जाती है। यहाँ पर आप सभी को देखना है कौन सी नदी इसके अंतर्गत आती है। साबरमती नदी, माही नदी, लूनी नदी, उपयुक्त सभी। तो अरब सागरीय अपवाह तंत्र का हिस्सा है। तो आपने इससे पहले बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र पढ़ा था, अब आ रहा है अरब सागरीय अपवाह तंत्र। तो देखिए, साबरमती नदी, इसका जल भी अरब सागर में गिरता है। माही नदी भी अरब सागर में अपना जल ले जाती है, और लूनी नदी भी अपना अरब सागर में जल ले जाती है। तो चौथा वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो ये सभी नदियाँ, उपयुक्त सभी यहाँ पर राइट रहेगा, ये अरब सागरीय अपवाह तंत्र का हिस्सा है। आगे बात करते हैं, तो अरब सागर में गिरने वाली जो नदियाँ हैं उनमें लूनी, माही, साबरमती तो है ही है। साथ ही साथ पश्चिमी बनास नदी, ध्यान में रखना, बनास और पश्चिमी बनास दोनों अलग है। बनास नदी बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र है, लेकिन पश्चिम बनास नदी किसका अपवाह तंत्र है? अरब सागरीय अपवाह तंत्र है। साथ ही साथ इनकी जो सहायक नदियाँ हैं वो भी इसी के अंतर्गत आती है, अरब सागरीय अपवाह तंत्र में। जितनी भी इनकी सहायक नदी हैं वो सभी इसी के अंतर्गत आती हैं, ये आपको ध्यान रखना है, अरब सागरीय अपवाह तंत्र के अंतर्गत। अब आता है नेक्स्ट, राजस्थान के अपवाह तंत्र का 60% हिस्सा, कितना भाग? 60% भाग आंतरिक अपवाह के अंतर्गत आता है। सर्वाधिक, राजस्थान में सर्वाधिक अपवाह तंत्र का हिस्सा किसका है? आंतरिक अपवाह तंत्र का हिस्सा है। निम्न से कौन सी नदियाँ इसके अंतर्गत आती हैं? ये आंतरिक अपवाह के अंतर्गत, ये राजस्थान में ही बहती हैं और राजस्थान में लुप्त हो जाती हैं ऐसी नदियाँ, रूपारेल, मेंढा, घग्गर, उपरोक्त सभी। जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो यहाँ पर जो आंसर रहेगा आप सभी को पता भी चल रहा होगा कौन सा हो जाएगा। यहाँ पर रूपारेल, मेंढा, घग्गर ये सभी कैसी नदियाँ हैं? आंतरिक अपवाह की नदियाँ हैं। तो उपरोक्त सभी, चौथा वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट रहेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये।
साथ ही साथ अन्य नदियों की बात करें तो काकनी, जैसे काकने, काकने या मसूरदी नदी भी कहा जाता है। साथ ही साथ कांतली, कांतली नदी, सावी नदी, घग्गर, रूपारेल, मेंढा ये हमने पढ़ी नहीं। बांडी नदी और रूपनगढ़ या रूपारेल, या रूपारेल, ये सभी नदियां आंतरिक अफवाह के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में सर्वाधिक सतही जल वाली चंबल नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है? तो यानी राजस्थान में सर्वाधिक लंबी सतही जल वाली नदी कौन सी है? तो चंबल नदी है सबसे लंबी नदी जो राजस्थान में बहती है। नागपाड़ अजमेर से, जनापा पहाड़ी मध्य प्रदेश से, छोटी सादरी प्रतापगढ़ से, या बीचा मेड़ा की पहाड़ियों से। जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चंबल नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? देखिए यहाँ पर जो राइट आंसर रहेगा वो चंबल नदी कहाँ से निकलती है? जनापा पहाड़ी, जनापा पर्वत मध्य प्रदेश एमपी, इंदौर, इंदौर में महू के निकट, इंदौर में महू के निकट जनापा पहाड़ी मध्य प्रदेश। और पर्वतमाला कौन सी है? विंध्याचल पर्वतमाला, ये भी आपको ध्यान में रखना है। विंध्याचल पर्वतमाला से चंबल नदी का उद्गम होता है। चंबल नदी राजस्थान में बात करें तो कहाँ पर प्रवेश करती है? भैंसरोडगढ़, चंबल नदी का राजस्थान में प्रवेश भैंसरोडगढ़। चित्तौड़गढ़, यही भैंसरोडगढ़ नामक स्थान पर चित्तौड़गढ़ जिले में प्रवेश करती है राजस्थान में। इसका हमने प्राचीन नाम पढ़ा ही था, चरमणवती। या राजस्थान की कामधेनु, ये इसी के उपनाम है। आगे बात करते हैं चंबल नदी के बारे में। तो चंबल नदी पर कितने बांध बनाए गए हैं ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो चंबल नदी पर 4 बांध बनाए गए हैं। कितने बांध बनाए गए? 4 बांध, 100 मीटर के दायरे में। कितने मीटर के दायरे में? 100 मीटर के दायरे में बने हुए। राजस्थान की एकमात्र नदी, राजस्थान की एकमात्र नदी जिस पर 4 बांध बनाए गए, 100 मीटर के दायरे में 4 बांध बनाए गए हैं। विश्व की एकमात्र ऐसी नदी है जिस पर 100 मीटर के दायरे में 4 बांध बनाए गए हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, यहाँ से क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है। चंबल नदी की बात करें तो जनापाव मध्य प्रदेश से निकलती है, उसके साथ चित्तौड़गढ़, इसका क्रम पढ़ना है। चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ के बाद ये कहाँ से? कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर में बहते हुए उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर जाती है। कहाँ पर प्रवेश करती है? उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर जाती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये राजस्थान क्रम है: चित्तौड़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, धौलपुर, करौली, करौली और धौलपुर। अब नवीन जिले बने, इनमें थोड़ा बहुत परिवर्तन आ सकता है। यदि ये जो सवाई माधोपुर से अलग किया, गंगापुर सिटी, इसमें भी शायद ये नदी बहती होगी, इसका भी अंदाज़ा हम आपको बता देंगे देख करके। परंतु ये हमारे राजस्थान अध्ययन की जो क्लासेस चल रही है उसके आधार पर हमने इसका आंसर सेट किया है। तो आगे देखते हैं। तो बात करें उत्तर प्रदेश में, तो ये उत्तर प्रदेश में जाकर के कौन सी नदी मिलती है? यमुना नदी में मिल जाती है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। साथ ही साथ इस नदी पर जो 4 बांध बनाए गए वो कौन कौन से हैं उनका भी क्रम बता देते हैं आपको। गांधी सागर बांध,
ध्यान में रखना, गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, राणा प्रताप सागर बांध, गांधी सागर बांध, जवाहर सागर बांध और कोटा बैराज। तो ये 4 बांध बनाए हैं। गांधी सागर जो बांध है वो एमपी में बना हुआ है, ये आपको ध्यान में रखना है। गांधी सागर कहाँ बना हुआ है? एमपी में। राणा प्रताप, जवाहर सागर, कोटा बैराज ये सभी राजस्थान के अंतर्गत आते हैं। आगे बात करें इसकी, तो राजस्थान की कामधेनु, राजस्थान की नित्यवाही नदी, सदावाहिनी नदी, इस चंबल नदी को ही कहा जाता है। चंबल नदी के बारे में और भी जानकारी दे देते हैं आप सभी को, यहाँ पर लगभग संपूर्ण कवर हो जाएगा। देखिए चंबल नदी की सहायक नदियाँ और हैं, उनको भी बता देते हैं आपके लिए यही यही। सहायक नदी कौन कौन सी हैं ये भी आपको यहाँ पर देख लेना है। आलनिया, बनास, काली सिंध, पार्वती, बामनी, कुराल, मेज, ये सभी आदि नदियाँ किसकी सहायक नदी हैं? चंबल नदी की सहायक नदियाँ हैं। ये आपको ध्यान में रखना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है ये सभी चंबल नदी की सहायक नदियों के अंतर्गत आती हैं। किसके अंतर्गत आती हैं? चंबल नदी की सहायक नदियों के अंतर्गत ही आती हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, चंबल नदी का सही अपवाह क्रम है। ये राज्यों का क्रम दिया हुआ है, राज्य के अनुसार इसका क्रम बताना है यहाँ पर। मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, बिहार। तो जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में इसका क्रम बताया था, किन किन राज्यों के मध्य होकर ये बहती है। तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए इसका आंसर, राइट आंसर। तो देखिए एमपी में निकल से इसका प्रवेश होता है, एमपी से ये उद्गम होता है, राजस्थान में प्रवेश करती है और राजस्थान में प्रवेश करने के बाद उत्तर प्रदेश में यमुना नदी में जाकर के मिल जाती है और यमुना की सहायक नदी के रूप में जाकर के ये गंगा नदी में मिलती हुई कहाँ पर पहुँच जाती है? बंगाल की खाड़ी में पहुँच जाती है। तो ये इसका इस प्रकार से क्रम है। तो ये पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर आप सभी के लिए राइट रहेगा, पहला वाला ऑप्शन। चंबल नदी का अपवाह क्रम मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। इनसे होकर के ये गुजरती है। हमने चंबल नदी के बारे में बताया था। उद्गम जनापाव की पहाड़ी, विंध्याचल पर्वतमाला, महू, इंदौर के निकट जनापाव की पहाड़ियों से होती है। चंबल नदी की बात करें तो लंबाई की भी बात कर लेते हैं कि यहीं चंबल नदी की जो लंबाई है वो 1051 किलोमीटर है, जबकि राजस्थान में इसकी बात करें तो राजस्थान में लंबाई 322 किलोमीटर है। ये आपको ध्यान में रखना है। राजस्थान में 322। अगर बात करते हैं आगे इस नदी के बारे में, तो यह विश्व की एकमात्र नदी है जिस पर कितने बांध बनाए गए हैं? 100 मीटर के दायरे में 3 बांध बनाए गए हैं। वैसे कुल बांधों की संख्या कितनी है? 4 है। और 100 मीटर के दायरे में कितने बांध बने हैं? इस पर 3 बांध हैं। 100 मीटर के दायरे में कितने बांध बनाए गए हैं? 3 बनाए गए। कुल बांधों की संख्या पूछी जाए तो 4। इसमें एक क्वेश्चन और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आगामी परीक्षाओं के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला क्वेश्चन है। राजस्थान में प्रवेश करने के बाद, राजस्थान में जब चंबल नदी प्रवेश करती है उसके बाद इसमें सबसे पहले जो नदी मिलती है तो वो कौन सी मिलती है? गुंजाली नदी। कौन सी नदी है? गुंजाली। यह आपको ध्यान में रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। सबसे पहले मिलने वाली नदी कौन सी है? गुंजाली नदी है। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में पूर्णतः भाव की सबसे लंबी नदी
बनास नदी का उद्गम कहाँ से होता है? पूर्ण भाव की दृष्टि है जो राजस्थान के अंतर्गत बहती है उसकी बात की गई है। वैसे राजस्थान की सबसे लंबी नदी चंबल नदी है, लेकिन राजस्थान में पूर्णतः बहने वाली जो नदी है वो बनास नदी है। उसका उद्गम स्थल बिजराल की पहाड़ियों से, खमनौर की पहाड़ियों से, जनापाव की पहाड़ियों से या फिर उसमें से किसी से नहीं। तो कहाँ से होता है बनास नदी का उद्गम स्थल? जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। चंबल नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? चंबल ने बनास, सॉरी, बनास नदी का उद्गम स्थल चंबल का तो हमने पूछ ही लिया था। चंबल का कौन सा है? जनापाव की पहाड़ी, मध्य प्रदेश। तो बनास का जो उद्गम स्थल है वो राजस्थान में कहाँ से होता है? खमनौर की पहाड़ियाँ। कहाँ से होता है? खमनौर की पहाड़ी। दूसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। खमनौर की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। बनास नदी राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। इसका उद्गम खमनौर की पहाड़ी, राजसमंद, ये भी बता दें कौन से जिले में पड़ती हैं। ये राजसमंद के अंतर्गत आती हैं। राजसमंद जिले में स्थित है, खमनौर की पहाड़ियों से होता है। इसको वन की आशा बता ही दिया था हमने, नाम वन की आशा मैंने पढ़ा भी था। वन की आशा, वशिष्ठी नदी आदि उपनामों से भी इसको जाना जाता है। और बात करें तो इसका जो भाव क्षेत्र है वो राजसमंद, राजसमंद से बाद चित्तौड़गढ़, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा, टोंक और सवाई माधोपुर। इनसे होकर के ये नदी बहती है। ये आपको ध्यान में रखना है। ये सभी इसके भाव क्षेत्र में आने वाले जिले हैं और जो नवीन जिले बने उसके आधार पर भी इसमें कुछ जिले शामिल किए जाएंगे। उसके भी आधार पर सीमा रेखा को पता चलेगा किस प्रकार से उन्होंने बांट रहे, कितना क्या उनमें कुछ संशोधन होता है, नए जिलों में घटाए जाते हैं। इसीलिए अभी इसके आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं है। कहीं उनकी जो संख्या है वो दोबारा से पुनर्गठित जो समिति की है उसके द्वारा कम की जा सकती है, ये देखा जाएगा। तो देखिए बात करते हैं आगे। तो चंबल जो बनास नदी है, बनास नदी पर रामेश्वर नामक स्थान पर, रामेश्वर नामक स्थान है सवाई माधोपुर में। रामेश्वर नामक स्थान पर सवाई माधोपुर में बनास नदी कहाँ पर मिलती है? चंबल नदी में मिलती है। चंबल नदी में मिल जाती है और यहीं पर त्रिवेणी संगम भी होता है। तीन नदियों का त्रिवेणी संगम होता है रामेश्वर नामक स्थान पर, सवाई माधोपुर, त्रिवेणी संगम। तो देखिए कौन कौन सी नदियाँ हैं जिनका यहाँ पर मिलने वाली जो नदी हैं। आगे बनास नदी की सहायक नदियों के बारे में भी यहाँ पर बात करेंगे और कौन कौन सी नदियों पर त्रिवेणी संगम बने हुए हैं ये भी यहाँ पर आपको बताया जाएगा। देखिए आगे देखते हैं हम यहीं कि यहीं बनास नदी के बारे में। बनास नदी की सहायक नदियों की बात करें तो बेड़च नदी, बांडी नदी, मानसी नदी, मोरेल, डील, खारी, कोठाड़ी, मेनाल, ढाई और चंद्रभागा आदि नदियां हैं। ये सभी किसकी सहायक नदियां हैं? बेड़च, बांडी, मानसी, मोरेल, डिल, खारी, कोठारी, मेनाल, ढाई, चंद्रभागा, ये सभी बनास नदी की सहायक नदियां हैं। आप सभी इनको भी याद में रखना। पूछी जाती हैं सहायक नदियां, बनास की सहायक नदियों में कौन सी नदी शामिल नहीं है या कौन सी बनास की सहायक नदियां हैं, ये क्वेश्चन अधिकांशतः कई बार पूछा गया है। तो खमनौर की पहाड़ी, राजसमंद, दूसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट है। अब बनास नदी पर त्रिवेणी संगमों की बात करें, यही बनास नदी पर 3 त्रिवेणी संगम बने हुए हैं। कितने बने हुए हैं? त्रिवेणी संगम। कितने बने हुए हैं ये भी आपको ध्यान में रखना है। 3 त्रिवेणी संगम बने हुए हैं बनास नदी पर। 3 कितने बने हुए हैं? 3 त्रिवेणी संगम है बनास नदी पर।
पहला बात करें तो बींगोद, कौन सा है? बींगोद, भीलवाड़ा, बींगोद, भीलवाड़ा। यहाँ पर त्रिवेणी संगम है। यहाँ कौन कौन सी नदी है? बनास, बेड़च और मेनाल। इन 3 नदियों का त्रिवेणी संगम कहाँ होता है? बींगोद, भीलवाड़ा में होता है, बनास, बेड़च और मेनाल का। अब बात करते हैं अगला, नेक्स्ट है दूसरा राजमहल। ये कहाँ पर स्थित है? टोंक में। कहाँ स्थित है ये? टोंक में स्थित है। इसकी बात करें तो कौन कौन सी नदी हैं? बनास, बनास नदी, बनास के पास डाई नदी भी इसमें आती है और खारी नदी भी आती है। तो इन 3 नदियों का जो त्रिवेणी संगम है, बनास, डाई और खारी, ये कहाँ पर है? राजमहल, टोंक में। तीसरा त्रिवेणी संगम देखते हैं। तीसरा त्रिवेणी जो संगम बना हुआ है वो कौन सी देवधाम नामक स्थान पर। कहाँ बना हुआ है? देवधाम नामक स्थान पर है, टोंक, जिसमें बनास, बांडी और मानसी, ये सभी त्रिवेणी संगम कहाँ पर होता है? देवधाम, टोंक में होता है। ये सभी किसकी सहायक नदियाँ? बनास की सहायक नदियाँ। ये आपस में आकर के इस स्थान पर मिलती हैं। तो 3 नदियों का आपस में एक स्थान पर मिलना त्रिवेणी संगम कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बनास की सहायक नदी, बनास की सहायक नदी की पहचान करें। बनास की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? ये पहचान है बेड़त, मेनाल, कोठारी, सभी। अभी अभी आपने पढ़ा था बनास की सहायक नदियों के बारे में। तो बेड़च भी बनास की सहायक नदी है, मेनाल भी सहायक नदी है और कोठारी भी सहायक नदी है। तो उपयुक्त सभी यहाँ पर चौथा वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। ये सभी किसकी सहायक नदियाँ हैं? बनास नदी की सहायक नदियाँ हैं। किसकी सहायक नदियाँ? ये बनास नदी की सहायक नदियाँ हैं सभी की सभी। ये आपको ध्यान में रखना है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस नदी के किनारे बीसलपुर, टोंक और सवाई माधोपुर नाथद्वारा बसे हुए हैं? ये नदी का नाम, ये सभी शहर किस नदी के किनारे पर बसे हुए हैं ये बता रहा है यहाँ पर। बनास नदी, लूनी नदी, साबरमती नदी या चंबल नदी। बीसलपुर, टोंक, सवाई माधोपुर, नाथद्वारा, राजसमंद, ये किस नदी के किनारे स्थित हैं? तो ये स्थित है मेरे प्यारे विद्यार्थियों बनास नदी के किनारे। पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट रहेगा। नाथद्वारा, बीसलपुर, टोंक, सवाई माधोपुर और साथ ही साथ मातृकुंडिया, चित्तौड़गढ़। मातृकुंडिया नामक स्थान कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में मातृकुंडिया और रेलमगरा, ये स्थल भी टोंक नदी के किनारे स्थित है। ये शहर ध्यान में रखना। बनास नदी की बात करें तो बनास नदी टोंक को 2 भागों में बांटती है। किसको बांटती है? 2 भागों में। टोंक को 2 भागों में विभाजित करती है बनास नदी। और टोंक में यह सर्पाकार, किस आकार में बहती है? आकार कौन सा है? सर्पाकार आकार में बहती है। आदि खारी, आदि मीठी नदी के नाम से विख्यात लूनी नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? यही आदि खारी और आदि मीठी नदी कौन सी नदी है? तो लूनी नदी है। ये आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है, कई बार पूछा गया है। तो इसका उद्गम स्थल खमनौर की पहाड़ी, बैराट की पहाड़ी, गोविंदगढ़ की पहाड़ी या राजमहल की पहाड़ी। लूनी नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर स्थित है? देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थी, इसका जो राइट आंसर रहेगा, आप सभी को पता है खमनौर की पहाड़ी राजसमंद से कौन सी निकलती है? बनास नदी निकलती है। बैराट की पहाड़ियों से बाणगंगा। तो बात करते हैं आगे। तो इसका जो राइट आंसर है वो तीसरा गोविंदगढ़ रहेगा। कहाँ पर है? गोविंदगढ़। लूनी नदी का उद्गम स्थल अजमेर में। कहाँ पर है?
अजमेर में ये सागरमती, क्या नाम है इसका, सागरमती के नाम से ये निकलती है। अजमेर में साबरमती के नाम से गोविंदगढ़ में सरस्वती नामक धारा के मिलने के बाद इसका नाम लूनी पड़ता है। ध्यान रखना कौन सी है, सागरमती कहलाती है। पहले क्या कहलाती है, सागर। जब मती, इसमें जब सरस्वती, कौन सी, सरस्वती नदी आकर के मिल जाती है, एक धारा आकर के मिलती है, तो इसका नाम क्या पड़ता है, प्लस लूणी। सागरमती प्लस सरस्वती बराबर लूणी, ये आपको ध्यान में रखना है। उसके इसका नाम पड़ता है लूणी। और ये उस उद्गम स्थल की बात करें तो नागपाड़ी, पहाड़ी की बात करें तो पहाड़ी कौन सी है, ये नागपहाड़ी है, नागपहाड़ अजमेर। लूनी नदी का उद्गम स्थल है नागपहाड़ अजमेर, गोविंदगढ़ के समीप से। लूनी नदी के विस्तार की बात करें तो लूनी नदी अजमेर, नागौर, पाली, अजमेर, नागौर, पाली, जौनपुर, बाड़मेर और जालौर जिलों में बहती हुई अरब सागर में गिर जाती है, ये आपको ध्यान में रखना है। परंतु जो नवीन जिले बने उसके आधार पर इसमें थोड़े बहुत परिवर्तन आएंगे, अभी उनके आंकड़ों को अभी दिया नहीं गया है, बाद में बताएंगे इनको। ये हमें कक्षा 6 की जो क्लासेस चल रही हैं उसके आधार पर इसके आंसर अभी मान्य होंगे। तो नवीनतम किताबें अभी नहीं छपी हैं, तो तीसरा ऑप्शन यहाँ पर राइट रहेगा। बात कर लेते हैं आगे। तो इस नदी का जो समापन होता है वो कच्छ की खाड़ी, कहाँ पर होता है, कच्छ की खाड़ी में होता है। कच्छ की खाड़ी गुजरात में इसका समापन होता है। आगे बात करते हैं। लूनी नदी का जल बाड़मेर के किस स्थान तक मीठा होता है, इसके बाद इसका जल खारा हो जाता है। ये खारी और मीठी नदी कहलाती है लूनी। तो स्थान का नाम बताना है, पंचपदरा, सुमेरपुर, भालोतरा, सिरदरी। तो लूनी नदी का जो राइट आंसर रहेगा वो कौन सा रहेगा, यहाँ पर लूनी नदी का जल मीठा होता है, उसके बाद खारा, कौन से स्थान के बाद खारा होता है, तो बालोतरा, बाड़मेर तक मीठा होता है, उसके बाद इसका जल खारा हो जाता है। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर राइट रहेगा। इसीलिए इस नदी को आधी खारी आधी मीठी नदी कहा जाता है। तिलवाड़ा जो सभ्यता स्थल है, तिलवाड़ा सभ्यता स्थल बाड़मेर में लूनी नदी के किनारे स्थित है। ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से उस नदी की पहचान करें जो लूनी की सहायक नदियों में शामिल नहीं है। तो नहीं पूछा गया है, कुकड़ी, जोजरी, मीठड़ी, मोरन। जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। लूनी की सहायक नदी नहीं है तो सुकड़ी, जोजरी, मीठड़ी ये सभी लूनी की सहायक नदियां हैं, लेकिन चौथा वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, मोरन। मोरन लूनी की सहायक नदी नहीं है, ये माही नदी की सहायक नदी है, ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर किसकी सहायक नदी है, माही नदी की। मोरन, चाप ये सभी किसकी सहायक नदियाँ हैं, माही नदी की सहायक नदी हैं। लूनी नदी की अन्य सहायक नदियों की बात करें तो कौन कौन सी सहायक नदियाँ इसकी, जोजड़ी हो गई, यहाँ पर वही सुकड़ी हो गई, मीठड़ी हो गई, लीडड़ी, लीडड़ी, बांडी, जवाई, सागी, ये सभी किसकी सहायक नदियाँ हैं, लूनी नदी की सहायक नदियाँ हैं। जवाई बांध सुमेरपुर पाली में जवाई नदी पर बनाया गया है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर और बात करें लूनी नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है उसमें कहीं कहीं जो अस्थायी झीलें बनती हैं, अस्थायी झीलों का निर्माण होता है। इन झीलों के दलदली भाग में जो खेती की जाती है बीज बिखेर, उस खेती को क्या कहा जाता है, सेवेज कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सेवज। लूनी नदी के दलदली भाग में जो झीलें बनती हैं उनमें जो कृषि की जाती है, खेती की जाती है, उसको क्या कहते हैं, सेवज कहते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है दलदली क्षेत्रों में। नेक्स्ट क्वेश्चन,
आदिवासियों की गंगा राजस्थान की स्वर्ण रेखा के नाम से प्रसिद्ध माही नदी का उद्गम किन पहाड़ियों से होता है? अब माही नदी के उद्गम स्थल की बात की गई है। गोविंदगढ़, बैसुरगढ़, विंध्याचल पर्वत, खमनोर की पहाड़ी। देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग सभी को इसका आंसर पता चल रहा होगा, राइट आंसर, क्योंकि राजस्थान माही नदी का जो उद्गम स्थल है वो राजस्थान में नहीं है। राजस्थान से इसका उद्गम स्थल नहीं होता है, एमपी से होता है। और एमपी में कौन सी पहाड़ियाँ हैं? विंध्याचल की पहाड़ियाँ हैं। तीसरा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। विंध्याचल की पहाड़ियों से ही चंबल नदी निकलती है और विंध्याचल की पहाड़ियों से ही तुम्हारी माही नदी का उद्गम भी होता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। जिसे आदिवासियों की गंगा और राजस्थान की स्वर्ण रेखा के नाम से प्रसिद्ध है। बात करें झील की तो मेहद झील, मेहद झील माही नदी का उद्गम स्थल है मध्य प्रदेश में, मेहद झील। और पहाड़ियों की बात करें, अमरोहू, कौन सी पहाड़ी है? अमरोहू की पहाड़ी। अमरोहू की पहाड़ियों से इसका उद्गम स्थल होता है एमपी में, मध्य प्रदेश, एमपी। ये भी आपको साथ में साथ ध्यान में रखना है। इसके अन्य नामों की बात करें तो बाणगंगा, बांगड़ की गंगा, आदिवासियों की गंगा, राजस्थान की स्वर्ण रेखा, कांठल की गंगा, और राजस्थान की स्वर्ण रेखा के नाम से इसको जाना जाता है। ये सभी इसके उपनाम हैं, ये भी आपको ध्यान में रखने हैं यहाँ पर सभी को। ये दो नाम यहाँ पर दिए गए, साथ ही साथ बागड़ की गंगा और कांठल की गंगा भी इसको कहा जाता है। आगे बात करते हैं माही नदी के बारे में। तो माही नदी का जो प्रवेश होता है राजस्थान में वो किस स्थल से होता है? तो खांडू, कौन सा स्थान है वो? खांडू गांव है बांसवाड़ा में। कहाँ पड़ता है ये? बांसवाड़ा में पड़ता है। बांसवाड़ा में राजस्थान में ये प्रवेश करती है। बांसवाड़ा से खांडू गांव बांसवाड़ा में माही नदी का राजस्थान में प्रवेश करती है। और ये राजस्थान के बांसवाड़ा डूंगरपुर, देखो इस प्रकार से राजस्थान का जो ये दक्षिणी भाग है इस प्रकार से यहाँ पर आती है और ये यूँ बहती हुई इस प्रकार से होती है उल्टे यू आकार में, और कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ये भी ध्यान में रखना है, कर्क रेखा है उसको 2 बार काटने वाली नदी है माही नदी। कर्क रेखा को 2 बार काटती है। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ में बहती हुई कहाँ मिलती है? ये गुजरात में चली जाती है और अरब सागर में गिरती है जाकर के। और अरब सागर की खाड़ी कौन सी है बात करें तो खंबात की खाड़ी। खंबात की खाड़ी में ये अपना जल ले जाती है। बात करते हैं माही नदी की सहायक नदियों के बारे में भी। स्थान को ध्यान में रखना, कहाँ पर प्रवेश करती है राजस्थान के में? बांसवाड़ा के खांडू नामक गांव में ये प्रवेश करती है और अपना जल कहाँ पर ले जाती है? खंबात की खाड़ी, अरब सागर में। इसकी जो सहायक नदी है तो सहायक नदियों की बात करें, एराव, भादर, इरू, मोरेन, सोम, अनास और जाखम और चाप, ये सभी इसकी सहायक नदियां हैं। माही की सहायक नदी एरा, भादर, इरू, मोरेन, सोम, अनास, जाखम और चाप। माही नदी पर बात करें तो एक त्रिवेणी संगम भी होता है, सोम, माही, जाखम। सोम, माही, जाखम, इन 3 नदियों का त्रिवेणी संगम है बेड़ेश्वर नामक स्थान पर। सोम, माही, जाखम, त्रिवेणी संगम, 3 नदियों का संगम किस स्थान पर होता है? बेड़ेश्वर। बेड़ेश्वर नामक स्थान डूंगरपुर। बेड़ेश्वर नामक स्थान डूंगरपुर में 3 नदियों का त्रिवेणी संगम होता है। ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है। राज्यों की बात करें तो एमपी, राजस्थान और गुजरात, ये 3 राज्यों में बहती है, एमपी, राजस्थान और गुजरात।
कितने राज्यों में बहती है? 3 राज्यों में बहती है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। बाणगंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? बैराट की पहाड़ी, बिलाट की पहाड़ी, हनौर की पहाड़ी, जनापाव की पहाड़ी। जल्दी जल्दी कमेंट कर दीजिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आप सभी को अंदाजा लग गया होगा कौन सा यहाँ पर बच रहा है। बिलाट की पहाड़ियाँ, हनौर की पहाड़ियाँ हमने पढ़ ली, जनापाव की पहाड़ियाँ भी हमने पढ़ ली, बिलाट की पहाड़ियाँ पढ़ ली। उससे पहले हमने को बताया भी था इसके बारे में कि बाणगंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सी पहाड़ियों से होता है। तो बैराट की पहाड़ी पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट रहेगा, जो जयपुर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? जयपुर में बैराट की पहाड़ियाँ। जयपुर में बैराट की पहाड़ियों से बाणगंगा नदी का उद्गम स्थल है। बाणगंगा का नाम पड़ा था अर्जुन की गंगा, इसके उपनाम है अर्जुन की गंगा। ताला नदी और रुंडित सरता, रुंडित नदी या रुंडित सरता के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो ये इसके उपनाम है ताला नदी, अर्जुन की गंगा, रुंडित नदी, रुंडित सरता। ये इस नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है वो कहाँ पर है? जयपुर, दौसा और भरतपुर। जयपुर, दौसा, भरतपुर, ये बाणगंगा नदी का प्रवाह क्षेत्र है। तो बाणगंगा नदी पहले अपना जो जल ले जाती थी वो कहाँ पर ले जाती थी? यमुना नदी में ले जाती थी, लेकिन अब ये रुंडित सरता के नाम से प्रसिद्ध है। इसका जल ये राजस्थान में लुप्त हो जाती है। यमुना नदी में अब इसका जल नहीं पहुँच पाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। बाणगंगा की बात करें तो बाणगंगा से जो नहरें निकाली गई हैं, गंगा नदी से 2 नहरें निकाली गई हैं। कितनी नहरें निकाली गई हैं? 2 नहर, 2 नहरें हैं। उनके नाम भी आपको बता दें यहाँ पर कौन कौन सी नहरें निकाली गई हैं। उज्जैनी और पथेना नामक नहरें बाणगंगा नदी से निकाली गई हैं। तो आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भरतपुर के घना पक्षी अभ्यारण्य, भरतपुर के घना पक्षी अभ्यारण्य के नम भूमि में कौन सी नदी सहायक है? लूणी, बाणगंगा, घग्गर, कांतली। जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए मेरे प्यारे विद्यार्थी, इसका राइट आंसर क्या रहेगा। तो देखिए यहाँ पर जो आप सभी को पहचान भी होगी, लूणी नदी पश्चिमी राजस्थान में बहती है, ये यहाँ पर नहीं रहेगा, भरतपुर में नहीं है। घग्गर नदी उत्तरी राजस्थान में, ये भी यहाँ पर नहीं रहेगा। कांतली नदी सीकर में, ये भी यहाँ पर नहीं रहेगा। तो दूसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट रहेगा, बाणगंगा नदी। अभी अभी पढ़ा था इसका, जयपुर, दौसा और भरतपुर। तो बाणगंगा यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। बाणगंगा नदी का पानी भरतपुर में घना पक्षी अभ्यारण्य में भूमिगत होकर के नम भूमि का निर्माण करता है। कौन सी भूमि नदी है? बाणगंगा। बैराट का विकास भी बाणगंगा नदी के किनारे हुआ था, यानी बैराट जो सभ्यता स्थल है उसका भी विकास कहाँ पर हुआ था? बाणगंगा नदी के किनारे हुआ था। बाणगंगा नदी पर 3 बांध बनाए गए हैं। कितने बांध बनाए गए इस नदी पर? 3 बांध बनाए गए हैं। जमुआ राम गढ़, दूसरा अजान बांध, तीसरा लालपुर बांध। तो ये 3 बांध हैं यहाँ पर, जमुआ रामगढ़, अजहर बांध और लालपुर बांध। लालपुर और अजान बांध दोनों भरतपुर में बनाए गए हैं। जमुआ रामगढ़ बांध जो बनाया गया है वो कहाँ पर बनाया गया है? जयपुर में। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अजान बांध से भरतपुर के जो घनापक्षी विहार है उसको जलापूर्ति की जाती है। घनापक्षी विहार को जलापूर्ति किससे होती है? अजान बांध से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की कौन सी नदी मृत नदी के नाम से जानती है? तो मृत नदी के नाम से किस नदी को जाना जाता है? साबरमती नदी, बांडी नदी, घग्गर नदी या कांतली नदी?
जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। मृत नदी के नाम से किस नदी को जाना जाता है? तो मृत नदी घग्गर नदी, लुप्तप्राय नदी। तीसरा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। जी किसके अवशेष हैं? सरस्वती नदी के अवशेष हैं। यानी प्राचीन काल में जो सरस्वती नदी बहती थी उसी का अवशेष इसको माना जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर घग्गर नदी, गंगा नदी तीसरा ऑप्शन यहाँ पर राइट रहेगा। गंगा नदी की बात करें तो राजस्थान में हनुमानगढ़ कहाँ से प्रवेश करती है? राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में टिब्बी तहसील, ये भी आपको ध्यान में रखना है। यहीं कवर करा रहे हैं इसको। टिब्बी तहसील के तलवाड़ा नामक गांव के पास से ये राजस्थान में प्रवेश करती है। हनुमानगढ़ के टिब्बी तहसील के तलवाड़ा गांव में ये राजस्थान में प्रवेश करती है। हनुमानगढ़ जिले में ही तलवाड़ा पर, यहाँ पर तलवाड़ा झील भी बनाई गई है। तलवाड़ा झील का निर्माण भी किया गया है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके उद्गम स्थल की बात करें तो इसका जो उद्गम स्थल है, उद्गम कहाँ से होता है? तो वो शिवालिक की पहाड़ियाँ, शिवालिक की पहाड़ियाँ हिमाचल प्रदेश से घग्गर नदी का उद्गम स्थल है शिवालिक की पहाड़ियाँ। ये राजस्थान में इसका जो प्रवाह क्षेत्र है वो गंगानगर, हनुमानगढ़ और गंगानगर, हनुमानगढ़ और गंगानगर। अब नवीनतम जिला बनाया गया है अनूपगढ़। तो अनूपगढ़ के अंतर्गत भी इसका विस्तार रहेगा। ये भी आपको ध्यान में रखना है। यहीं की यहीं तो हनुमानगढ़, गंगानगर और अनूपगढ़ तीनों ही जिले इसके अंतर्गत आने वाले हैं। आगे बात करें घग्गर नदी के बारे में तो ये आंतरिक प्रवाह की नदी है। घग्गर नदी राजस्थान की आंतरिक प्रवाह के अंतर्गत आने वाली नदी है। हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है उसको नाली कहते हैं। प्रवाह क्षेत्र हनुमानगढ़ में किस नाम से जाना जाता है? नाली के नाम से जाना जाता है। पाकिस्तान में बात करें, पाकिस्तान में इसको क्या कहा जाता है? ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो पाकिस्तान में कहते हैं हाकरा या हक्कारा, पाकिस्तान में कहा जाता है। राजस्थान की ऐसी एकमात्र नदी जो उत्तर दिशा से प्रवेश करती है, ये भी ध्यान रखना, उत्तर दिशा से प्रवेश। राजस्थान में उत्तर दिशा से प्रवेश करने वाली नदी कौन सी है? घग्गर नदी है। एकमात्र घग्गर नदी जो उत्तर दिशा से राजस्थान में प्रवेश करती है। इसको मृत नदी कहा जाता है। साथ ही साथ नट नदी, उपनाम इसके नट नदी, मृत नदी। राजस्थान का शोक, भी इस नदी को कहा जाता है। और एक और उपनाम है इसका सोतर। क्या नाम है? सोतर नदी भी इसको कहा जाता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे।